आज की इस डीप डाइव रिवीजन सेशन में हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग फ्लूइड पर बात करने वाले हैं। मतलब अगर हम सोचें एक थिक स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड के बारे में जो पानी से 5 गुना ज्यादा भारी है और लगातार 60,000 माइल्स लंबी ब्लड वेसल्स में पंप हो रहा है, तो समझ लो कि ये कोई ऑर्डिनरी लिक्विड नहीं है। हाँ बिल्कुल। और इस लाइफ सेविंग सुपर फ्लूइड यानी ब्लड को समझने का जो सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है ना, वो इसकी डेफिनेशन में ही है। टेक्निकली देखा जाए तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, जिसे फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी के सारे सिस्टम्स को आपस में लिंक करता है। वेट, कनेक्टिव टिश्यू? आई मीन अगर ये कनेक्टिव टिश्यू है तो इसको लिगामेंट्स या टेंडन्स की तरह चीजों को फिजिकली जोड़ना चाहिए ना? पर ब्लड तो एंटायरली लिक्विड है, तो एक लिक्विड बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू कैसे हो सकता है? वही तो इसकी सबसे बड़ी बायोलॉजिकल रियलिटी है। मतलब कनेक्टिव टिश्यूज का एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है कि उनका ओरिजिन मीजोडर्मल होना चाहिए, यानी वो एम्ब्रियो के मिडिल सेल्यूलर लेयर से डेवलप होते हैं। और ब्लड बिल्कुल इस रूल को फॉलो करता है। ओ अच्छा। हाँ, और इसके अलावा बाकी कनेक्टिव टिश्यूज की तरह इसमें भी लिविंग सेल्स होते हैं और एक नॉन लिविंग फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। राइट राइट। और जहां तक फिजिकली कनेक्ट करने की बात है, तो आई गेस फाइब्रिनोजन जैसे स्ट्रक्चरल फाइबर्स इसमें डिसॉल्व्ड स्टेट में रहते हैं, और जब ब्लीडिंग होती है तब ये क्रॉस लिंक होकर एक सॉलिड मैश या क्लॉट बनाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। एग्जैक्टली। सॉलिड बनने की कैपेबिलिटी इसके मैट्रिक्स में हमेशा रेडी रहती है। अब अगर हम इसके फिजिकल ट्रेट्स पर आएं, तो कलर का एक क्लियर डिस्टिंक्शन दिखता है। आर्ट्रियल ब्लड, जिसमें हीमोग्लोबिन कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड होता है, वो एकदम स्कारलेट रेड होता है। और वीनस ब्लड थोड़ा पर्पल या डार्क रेड दिखता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ड्रॉप हो चुकी है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है। सही कहा। एक नॉर्मल अडल्ट में इसका वॉल्यूम लगभग 5 लीटर्स होता है और इसका पीएच 7.4 है, जिसका मतलब ये स्लाइटली अल्कलाइन है। पर इन सब में सबसे जरूरी फिजिकल प्रॉपर्टी इसका गाढ़ापन है। जैसा अभी मेंशन किया, ये पानी से 5 गुना ज्यादा विस्कस होता है। तो अगर ये पानी से इतना ज्यादा थिक है, तो हम इसको एक तरह से एक थिक सुपर सिरप की तरह सोच सकते हैं जो लगातार बॉडी में दौड़ रहा है। पर इस विस्कोसिटी की एक्चुअल वजह क्या है? इसके अंदर भरा क्या हुआ है? इसको हम सिंपल तरीके से 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा प्लाज्मा है, जो लगभग 55% वॉल्यूम कवर करता है। ये एक स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है, जिसमें 92 से 93% सिर्फ पानी है। और बाकी बचा हुआ हिस्सा सॉलिड्स का है, राइट? जैसे डिसॉल्व्ड प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और गैसेस। हाँ बिल्कुल। और जो बाकी बचा 45% हिस्सा है, वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का होता है। यानी इसमें हमारे सेल्स आते हैं, जैसे इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। एक मेमोरी ट्रिक जो मुझे लगता है यहाँ बहुत काम आएगी, वो ये कि अगर ब्लड क्लॉट बन जाता है तो प्लाज्मा में मौजूद फाइब्रिनोजन कंज्यूम हो जाता है। क्लॉटिंग कैस्केड के बाद जो क्लियर येलोइश फ्लूइड बचता है वो सीरम है। तो सिंपल लैंग्वेज में सीरम इज बेसिकली प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और फाइब्रिनोजन के इनसॉल्युबल थ्रेड्स में कन्वर्ट होते ही वो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ना, वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं, जिससे क्लॉट बनता है। सही। तो अब जब हमें इसकी हेवी कॉम्पोजिशन क्लियर हो गई है, तो देखते हैं कि ये बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रैक्टिकली फंक्शन कैसे करता है। अगर हम प्लाज्मा को एक बिजी हाईवे मान लें, तो क्या हम इरिथ्रोसाइट्स को नॉन स्टॉप डिलीवरी ट्रक्स की तरह देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट इसका सबसे मैसिव ऑपरेशन है। लंग्स से ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से न्यूट्रिएंट्स उठाकर हर एक टिश्यू तक डिलीवर करना इसका प्राइमरी काम है। और एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हुए हार्मोन्स को उनके स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स तक ले जाना, और सेल्यूलर लेवल पर बनने वाला वेस्ट जैसे यूरिया और CO2 को किडनीज और लंग्स तक पहुंचाना ताकि एक्सक्रीशन हो सके। ये सब एक अल्ट्रा फास्ट होम डिलीवरी और गार्बेज कलेक्शन सर्विस जैसा लगता है। सही एनालॉजी है। पर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म तो लॉजिकली क्लियर हो जाता है। इसके रेगुलेटरी फंक्शंस थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे ब्लड हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर और पीएच को लगातार मेंटेन करता है। वो पानी का ज्यादा होने की वजह से होता है ना? मतलब ब्लड की स्पेसिफिक हीट बहुत हाई होती है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये बिना अपना टेम्परेचर बढ़ाए बहुत सारी इंटरनल हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। एग्जैक्टली। जिससे बॉडी का कोर टेम्परेचर स्टेबल रहता है।
और दूसरी तरफ इसमें मौजूद प्लाज्मा प्रोटीन्स और हीमोग्लोबिन्स बफर्स की तरह काम करते हैं। बफर्स यानी अगर इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई सडन एसिड स्पाइक्स आते हैं तो ये केमिकल बफर्स उन्हें इंस्टेंटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि हमारे डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स एसिड बर्न से बचे रहें और पीएच 7.4 पर ही लॉक रहें। हाँ, बिना इन बफर्स के हमारे सेल्यूलर एंजाइम्स तुरंत फेल हो जाएंगी और इसके साथ इसके प्रोटेक्टिव फंक्शंस भी कंटिन्यूअसली एक्टिव रहते, जैसे हमारे ल्यूकोसाइट्स यानी WBCs में फैगोसाइटोसिस की एबिलिटी होती है। अच्छा, जहां वो इन्वेडिंग बैक्टीरिया को कंप्लीटली एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं। बिल्कुल। और वहीं थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स वैस्कुलर इंजरी होने पर इंस्टेंटली ब्लड लॉस प्रिवेंट करते हैं क्लॉटिंग के थ्रू। इन सभी मैकेनिज्म्स का सिनर्जी में ऑपरेट करना ही ह्यूमन सर्वाइवल को पॉसिबल बनाता है। तो बेसिकली एक क्विक रिकैप करें इस डीप डाइव का, तो ब्लड, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स से बना एक वाइटल मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू है। इसके मेजर फंक्शंस को हम 3 कैटेगरीज में देख सकते हैं: ट्रांसपोर्ट, रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव। और ये पूरा सिस्टम हर मिलीसेकंड बिना रुके परफेक्टली चलना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी केमिकल इम्बैलेंस पूरे चेन रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकती है। वही तो। पर इस रिवीजन सेशन को एंड करने से पहले एक थॉट प्रोसेस है जिसे एनालाइज करना बनता है। हमने ये एस्टैब्लिश किया कि ब्लड एक हाईली विस्कस फ्लूइड है, पानी से 5 गुना ज्यादा गाढ़ा। हाँ। तो अगर ये हैवी थिक लिक्विड बिना रुके ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारी पूरी बॉडी में लगातार सर्कुलेट कर रहा है, तो इस विस्कस फ्लूइड को फ्लो करवाने वाला हमारा दिल प्रैक्टिकली कितना पावरफुल मैकेनिकल पंप होगा। इस फिजियोलॉजिकल प्रेशर के बारे में सोचना सच में माइंड ब्लोइंग है।